स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बीजेपी सहयोगी दलों की बड़ी बैठक, सभी 403 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, ये जेपी नड्डा के द्वारा कहा गया। बीजेपी अपना दल निषाद पार्टी में सहमति बनी और साथ ही अपना दल निषाद पार्टी से गठबंधन हुआ। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास हुआ। यूपी में सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये जेपी नड्डा के द्वारा कहा गया। तो एनडीए की यह बड़ी बैठक, जिसमें बीजेपी और सहयोगी दलों की बड़ी बैठक हुई। सभी 403 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, ये इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा स्पष्ट किया गया है। और इस दौरान सियासी समीकरणों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एनडीए जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। ज्यादा नहीं कुछ, हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह रखे हैं। हम इतने ज्यादा कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता और 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं जनता से अपील आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे देर सवेर उसे सुलझाने का काम करती है। कि हमारा ये एनडीए का गठबंधन, अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन, जो विकास और सामाजिक न्याय के इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के नाम पे बना है, इसको हम आने वाले 2022 के चुनाव में भी और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें से एक विषय हमारी पार्टी अपना दल निरंतर उठाती आ रही है कि भारत सरकार में पिछड़ों का एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए। और ऐसे और भी तमाम विषय हैं जिस पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भविष्य में इसमें भी सरकार की ओर से एक सकारात्मक रुख देख सकेंगे। वहीं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत और विकास और सामाजिक न्याय का गठबंधन अनुप्रिया की तरफ से कहा गया। योगी जी ने प्रदेश का विकास किया, लंबे समय से अपना दल एनडीए का सदस्य है और हमने यूपी में एक मजबूत सरकार दी है। एनडीए विकास सामाजिक न्याय का मिश्रण है, यह अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया। अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जुड़ी हैं। मैम, बातें कहाँ पे अटकी हैं? हमें लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, सीट्स को लेकर, कहाँ पे अटकी है और क्या आंकड़े आपकी ओर से डिमांड? नहीं, अटकना नहीं कह सकते, चर्चा चल रही है। चर्चा में थोड़ा समय लगता है, सीट शेयरिंग का मसला पेचीदा होता है और बहुत जल्दी हम इसे अंतिम निष्कर्ष तक लेके जाएंगे और आपको सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी। ज़्यादा होंगी पहले से या किस तरह से? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, पहले से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। ये बताएं, लास्ट सवाल है कि ओबीसी को लेकर या जनरली अदरवाइज भी जो पिछड़ा वर्ग है और उनके एम्पावरमेंट को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई लोग छोड़ के गए, कई लीडर्स छोड़ के गए और जिस तरह से फैमिली में भी एक डिवीजन दिख रहा है, तो क्या एक शफलिंग होगी? क्या एक नहीं, जो लोग पिछड़ों के सवाल पर छोड़ के गए हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या नीट में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का अनुप्रिया पटेल जो कह रही हैं कि किस तरह से सीटों के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पहले से ज़्यादा होगी और वहीं कॉन्फिडेंस बता रही हैं कि जीत कर एनडीए ज़रूर यूपी में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जना के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज़ के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, पहले यूपी में वंशवाद की राजनीति थी, पहले वंशवादी अपने विकास में लगे थे, पहले यूपी में दंगे होते थे और आज यूपी में कानून व्यवस्था का राज है। बिना भेदभाव के सभी के लिए काम किया गया, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास मुद्दा है और विकास योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है, ये इस दौरान योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब सत्ता में आने के पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था,
हमने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को मुद्दा बनाया था। प्रदेश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। विकास, जब दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा तो विकास स्वतः ही रुक जाएगा, और जब बेईमानी और भ्रष्टाचार जीन का हिस्सा बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सुशासन के लक्ष्य को आप दूर दूर तक प्राप्त नहीं कर सकते। ये परिवारवादी, वंशवादी लोग यही करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक बेहतर माहौल दिया, एक भी दंगा न होना, प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिलना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक शासन की योजना पहुंचाना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर माहौल देना और डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य। पिछली सरकार मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर और बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर बनी हुई संस्थाओं का नामकरण यानी उनका नाम हटा देती थी। हमारी सरकार ने यहां पर अपने उन स्थलों पर विकास के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चलने वाली है। देश का जो सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे वह दिल्ली और मेरठ के बीच में बनकर के तैयार हो गया है, उसका संचालन भी प्रारंभ हो चुका है। यानी जिस दूरी को 3 से 4 घंटे लगते थे, आज मात्र 40 मिनट में उस दूरी को तय किया जा रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय, मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में जाट आइकॉन जिन्होंने 1915 में ब्रिटिश कालखंड के दौरान भी भारत की एक स्वायत्त सरकार अफगानिस्तान के अंदर गठित कर दी थी, ऐसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान प्रचार करने के लिए उतरेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह का नाम इसमें शामिल है। स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है, लेकिन लिस्ट से अजय मिश्र टेनी का नाम गायब है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने विजय रथ को जारी रखना चाहती है और 2022 में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने अपने 3 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है, उस सूची में बीजेपी के कई बड़े नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सिने स्टार और सांसद हेमा मालिनी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सहित 30 बड़े नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कोरोना काल के चलते जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगा रखी है, ऐसे में बीजेपी के ये 30 स्टार प्रचारक आखिर किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 22 तारीख के बाद चुनाव आयोग रैली और रोड शो पर कुछ छूट देने जा रहा हो और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रैली और रोड शो करने की इजाज़त दी जा सकती हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये तमाम स्टार प्रचारक सोशल मीडिया के सहारे भी बीजेपी के लिए तूफानी प्रचार कर सकते हैं और पूरी ये कोशिश की जाएगी कि जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव है, उसमें इस तरीके से ताकत झोंकी जाए कि नतीजे पिछली बार से भी बेहतर आए और पश्चिम उत्तर प्रदेश से चली ये बीजेपी के पक्ष की हवा पूरे यूपी का माहौल बदलने में कामयाब हो जाए।
सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में जब अपर्णा यादव शामिल हुई तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में उन्होंने सदस्यता ली और पीएम मोदी, सीएम योगी का वो धन्यवाद करती हैं। मुलायम सिंह की बहू हैं अपर्णा यादव, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कुछ दिनों में बहुत सारे एमएलसी, एमएलए, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी को और बाकी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। और यही नहीं, आपके सामने आज मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। महिला आज रात को भी बाहर निकल सकती है, काम पर जा सकती है, सुरक्षित महसूस करती है। महिला को सुरक्षा और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उदाहरण साफ है। बहू और बेटी हो, भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं, बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी, योगी जी की सरकार में राज है। वाराणसी से जानकारी, जहां तौकीर रजा के इस सवाल से बचते सचिन पायलट दिखे हैं और बीजेपी पर विश्वास करने वाला हर तबका परेशान है। बीजेपी झूठे वादे कर देश और प्रदेश की सत्ता में आई, वहीं महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी। ये इस दौरान ये कहा जाता है। वहीं 5 साल में उत्तर प्रदेश की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल उठाया जाता है। बीजेपी सरकार ने किसी की पीड़ा नहीं सुनी। बीजेपी की सरकार ने किसानों के मुंह से निवाला छीना है। वहीं किसानों के लिए कील कांटे बिछाए और जेलों में भेजा गया। वहीं रामपुर में सपा कार्यालय पर आयोजित वर्चुअल संवाद के दौरान सांसद आजम खां को याद कर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भावुक हो गए। उन्होंने जेल में आजम की बीमारी का वाकया सुनाते हुए पिता का सबक कार्यकर्ताओं को याद दिलाया। प्रदेश सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनका मुखालिफ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी ताकत है। कांग्रेस कैंडिडेट को पिटी हुई फिल्म बताया। कांग्रेस की सीट से टांडा में भी अभी क्लियर नहीं होने के चलते अब्दुल्ला आजम ने तंज कसते हुए कहा कि पहले एक फिल्म पिटी हुई दिखाई दे रही थी, अब 2-2 फिल्में पिटने के लिए हैं। भाजपा के लिए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने आसान टिकट देकर हमारा रास्ता आसान कर दिया है। वहीं शामली से जानकारी, जहां आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। सपा रालोद प्रत्याशी और समर्थकों पर मुकदमा किया गया है और प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा है। समर्थकों के साथ मीटिंग का आयोजन किए जाने का आरोप है। बैठक में 100 के करीब लोग पहुंचे थे। वहीं बिजनौर से खबर, जहां आरएलडी प्रत्याशी मुंशी रामपाल ने चुनावी जनसभा की और आदर्श चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। सपा जिलाध्यक्ष राशिद और रालोद प्रत्याशी पर केस दर्ज किया गया। करीब 400 समर्थकों के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ। नेटौर विधानसभा सीट से रालोद प्रत्याशी है मुंशी रामपाल। थाना नेटौर में संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। वाराणसी से खबर मिल रही है, जहां बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर छात्रों ने धरना दिया है और छात्रों का कहना है कि ओबीसी छात्रावास केवल कागजों में है। ओबीसी छात्रों को छात्रावास नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर छात्रों का धरना जारी है। वहीं राजधानी लखनऊ में संपत्ति के लालच में एक सनकी बेटे ने ही अपने मां बाप और छोटे भाई की हत्या कर दी।
हत्यारे बेटे ने पहले तीनों को खाने के दौरान दाल में 90 नींद की गोलियां दी। बाद में तीनों को नशे की हालत में बाकी से काट डाला। आरोपी ने अपने एक साथी अनिल को 1,80,000 की सुपारी देकर अपने साथ शामिल किया। हत्या के बाद तीनों की बॉडी को कार में डालकर इटौजा, महिलाबाद और माल क्षेत्र में लगाया ठिकाने। खुद फ्लाइट से कश्मीर पहुंचकर मृतकों के मोबाइल से बहन को झूठी सूचना दी और भूस्खलन में 3 लोग लापता हैं, ये बताया गया। आगरा से खबर, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 200 किलो चांदी की लूट का यह मामला है। कुरियर कर्मी और मैनेजर से लूट होती है। बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया। पहले सर्राफा कारोबारी से लूट की बात सामने आई थी और एडीजी राजीव कृष्णा ने इस बारे में जानकारी दी। औरैया में बुजुर्ग दंपत्ति की घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इंटर कॉलेज के प्रबंधक थे मृतक। बिधूना कस्बे में मकान के अंदर शव बरामद हुआ। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। एसपी अभिषेक वर्मा ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। बाराबंकी जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र में 7 दिन पहले हाईवे पर हुए लाखों रुपए की फर्जी लूट का पुलिस ने खुलासा किया। यहां लखनऊ जनपद के रहने वाले 2 सर्राफा व्यवसायियों ने बाराबंकी पुलिस को सूचना दी कि वो अयोध्या से आभूषण बेचकर अपनी कार से वापस लखनऊ आ रहे थे। इसी दौरान नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनसे सोना और नकदी से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। बाराबंकी पुलिस ने घटना का जल्द खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया। पुलिस ने 7 दिन के अंदर इस फर्जी लूट कांड का खुलासा करते हुए फर्जी लूट की योजना बनाने वाले 2 सर्राफा व्यवसायियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 70 लाख रुपए के आभूषण और 5,17,000 रुपए बरामद करते हुए वारदात में इस्तेमाल की गई ये कार भी पुलिस द्वारा जब्त की गई। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए अपने 15 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कर्नल अजय कोटियाल समेत अन्य स्टार प्रचारक विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं और ऐसी कपकपाती ठंड के बावजूद जवानों के हौसले बुलंद हैं और वो सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में जब हम सब अपने घरों में रजाइयों में दुबके रहना पसंद करते हैं, कोई भारी बर्फबारी के बीच भी सरहदों की सुरक्षा में दिन रात एक किए तैनात रहता है। भारतीय सेना की कुछ चौकियां लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। लगातार सेना के जवान बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इसी से जुड़ी आप देख रहे हैं। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि सेना के जवान बॉर्डर पर जब तैनात रहते हैं तो देश का हर एक नागरिक का अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये इसके लिए कोशिश रहती है और इसीलिए दिन रात वो लगातार तत्परता के साथ हमारी देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर घाटी पर बर्फबारी होती है और बर्फबारी की वजह से इसमें बहुत हद तक जो सैनिक है उनके सामने चुनौतियां होती हैं। वहीं इधर आगे बढ़ते हैं। कर्नल अजय कोटियाल जनसंपर्क करते हुए गंगोत्री पहुंचे और कोटियाल का आज गंगोत्री दौरे का 8वां दिन रहा। कर्नल अजय कोटियाल युवाओं में जोश भरते हुए नजर आए और कोटियाल को देखकर गांव के लोगों में बेहद उत्साह नजर आया। ग्रामीणों ने केदारनाथ आपदा में कोटियाल का योगदान याद किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।